हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी यूनिट 9 चैप्टर नंबर 12। और जिस एप्लीकेशन की बात इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे, दैट इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट इन द कमिंग फ्यूचर फॉर मेडिकल थेरेप्यूटिक्स, और इसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। सो देखिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि बहुत आसान टॉपिक नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एक डेवलपमेंटल साइंस है, हमें बहुत चीज़ें इसके बारे में समझ में आ रही हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जीन थेरेपी, और क्योंकि हम इनिशियल स्टेजेस पे बायोटेक्नोलॉजी समझ रहे हैं तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने की बहुत आसान भाषा में कोशिश करेंगे। सो हमारा मकसद ये रहेगा कि हमें इसके बेसिक्स समझ में आ जाए। अब देखिए, मैं इसकी शुरुआत इस तरह से करता हूं कि एक सेल है, एक नॉर्मल आदमी है, अ पर्सन इज परफेक्टली हेल्दी, उसमें एक नॉर्मल सेल है और उसमें एक नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट है। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द पर्सन इज परफेक्टली हेल्दी, द सेल इज परफेक्टली नॉर्मल, और उसमें एक जो जीन है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये जीन इस सेल में एक्टिव है, ये ट्रांसक्राइब हुई और इसका ट्रांसक्रिप्ट बना मैसेंजर आरएनए, और ये जो जेनेटिक कोड है ये ट्रांसलेट हुआ इनटू अ प्रोटीन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी जीन की एलिमेंट्री डेफिनेशन इस्तेमाल की, जिसमें हमने कहा कि जीन एक प्रोटीन के लिए कोड करती है, वो सेगमेंट है डीएनए का, और ये जो प्रोटीन है ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन है। सो वी आर टॉकिंग ऑफ अ हेल्दी पर्सन। अब देखिए, प्रोटीन में एक शब्द आ जाता है प्रो से हमें यह पता लगता है कि इट इज अ बायोमोलिक्यूल ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। अब आप क्यों कह रहे हैं इसको फर्स्ट इंपॉर्टेंस? क्योंकि सेल के अंदर ज्यादातर फंक्शंस ये कौन कैरी आउट करेगा? प्रोटीन। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और सेल के अंदर जो भी हो रहा है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, और हर एक रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहा है उसको कैटालाइज करते हैं एंजाइम। और हमने कहा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। प्रोटीन तो और बहुत सारे काम करता है, लेकिन जस्ट इसी चीज से आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन क्यों हम प्रो कह रहे हैं, समथिंग ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एक डिजीज्ड पर्सन है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। अब प्रॉब्लम क्या है उसमें कि उसमें ये नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन ना होकर के एक डिफेक्टिव कॉपी है, इस जीन की डिफेक्टिव कॉपी है। सो डिफेक्टिव कॉपी ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दिस पर्सन। अब आप देखिए, इस डिफेक्टिव जीन की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी? दो चीजें हो सकती हैं। हमने कहा या तो प्रोटीन ना बने, या तो प्रोटीन ना बने, या कोई एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाए। अब जब मैं एबनॉर्मल प्रोटीन कह रहा हूं तो आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। याद कीजिए पैथोजेनेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में याद कीजिए, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसका जो प्रोटीन कंपोनेंट है, जिसे आप ग्लोबिन कहते हैं, उसकी बीटा चेन में 6th पोजीशन पे एक अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है जीन म्यूटेशन की वजह से, डिफेक्टिव जीन की वजह से, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सो अब आपको समझ में आ गया कि मैं जीन थेरेपी किस टाइप की डिजीजेस के लिए करना चाह रहा हूं। सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी डिजीजेस हैं जिसके लिए आप जीन थेरेपी का ट्रायल कर सकते हैं। अब देखिए, फिर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ट्रायल। इसका मतलब मैं यहां फिर आपके सामने ये एम्फसाइज कर रहा हूं कि अभी बहुत ज्यादा डेवलप्ड साइंस नहीं है। अभी ये कोई मैजिक वांड नहीं है हमारे हाथ में जिसको घुमाया और फटाफट तरीके से ठीक कर लिया और बड़ी जल्दी से यहां की जीन उठाई वहां डाल दी, वहां की जीन उठाई यहां डाल दी। दिस इज नॉट सो इजी। यस, द फ्यूचर विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, लेकिन अभी ये डेवलप कर रही है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि हम ट्रायल कर सकते हैं जीन थेरेपी के। अब देखिए, इसकी वजह से हमने ये कहा कि द पर्सन इज हैविंग अ डिजीज। अब हम इसमें जीन थेरेपी करना चाहते हैं, तो आप मेरे से पूछेंगे सर आप करना क्या चाह रहे हैं? तो मैं करना ये चाह रहा हूं, आइडियली मैं ये करना चाह रहा हूं कि इसके जीनोम में से जो डिफेक्टिव जीन है उसको निकाल के उसकी जगह नॉर्मल जीन पहुंचा दूं। सो डिफेक्टिव को निकालूं और उसकी जगह नॉर्मल जीन को पहुंचा दूं। लेकिन इमीडिएटली कहते ही मुझे समझ में आ गया कि मैं निकालूंगा कैसे? सो ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो आई कैन नॉट रिमूव अ जीन फ्रॉम अ फंक्शनल जीनोम ऑफ अ सेल। कैसे निकाल लेंगे? सो मुझे यह समझ में आया कि देयर वुड बी अ प्रैक्टिकल जीन थेरेपी, देयर वुड बी अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जीन थेरेपी, जिसमें आप क्या करेंगे
कि बजाय इस एबनॉर्मल जीन या डिफेक्टिव जीन को बाहर निकालने के क्यों ना केवल इतना करें कि एक नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन इसके जीनोम में इंसर्ट करा दें, इसके जीनोम में इंटीग्रेट कर दें, ताकि ये नॉर्मल प्रोटीन भी बनने लगे और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको ओवरकम किया जा सके और इस डिजीज को ट्रीट किया जा सके। सो यहां पर हमें यह समझ में आ गया कि जीन थेरेपी क्या है, किस तरह की डिजीजेस में हम जीन थेरेपी का ट्रायल कर सकते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आ गई। अब हम स्पेसिफिक एग्जांपल पे चलते हैं जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो हमारी एनसीईआरटी एक डिजीज की बात करती है, एससीआईडी। इसकी फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड, इस शब्द पे ध्यान रखिएगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब देखिए, ये जो इम्यूनोडेफिशिएंसी शब्द है, इससे आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा। अब आप याद कीजिए, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है एड्स। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो मिलती जुलती सी बात आ गई, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एड्स की पैथोजेनेसिस याद कीजिए, एड्स की पैथोजेनेसिस में याद कीजिए टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल याद कीजिए कि इट इज सेलेक्टिवली इन्फेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय एचआईवी। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस लेटर स्टेजेस में सेलेक्टिवली इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय करता है टी हेल्पर सेल को। अच्छा, टी हेल्पर सेल दोनों आर्म जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, एक तरफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दूसरी तरफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों के एडिक्वेट होने में सेंट्रल रोल प्ले करता है। जरूर आपको याद आ गया होगा। और अगर टी हेल्पर सेल का काउंट कम हो जाएगा तो ना एडिक्वेट ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगी, ना एडिक्वेट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, एंड द पर्सन विल हैव इम्यूनोडेफिशिएंसी, एंड दिस इम्यूनोडेफिशिएंसी विल बी एक्वायर्ड, क्योंकि बर्थ के बाद में ये वायरस हुआ है। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये कंजेनाइटल डिजीज होगी, जेनेटिक डिजीज है, और हमने कहा इसमें भी कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहां पर भी जो प्रॉब्लम है वो कुछ ना कुछ लिम्फोसाइट्स से रिलेटेड होगी, क्योंकि मैं अब तक ये बात जानता हूं कि जो मेरी एडेप्टिव इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो इन लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। याद कीजिए, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब इस सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आप एंटिसिपेट करते हैं? ये वही प्रॉब्लम होगी जो एड्स के पेशेंट में होती है। याद कीजिए, अपॉर्चुनिस्टिक रिकरिंग इन्फेक्शन, और यही इस बच्चे में होगा। सो मैंने यहां पर बच्चा शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बीमारी बर्थ से होगी, यह बीमारी बर्थ से होगी। ये तो एक्वायर्ड था, इसमें तो एचआईवी इन्फेक्शन बर्थ के बाद हुआ था किसी वजह से, लेकिन ये तो बर्थ से होगी। और इसीलिए इस बच्चे में हमने क्या कहा कि रिकरिंग क्या होंगे, इन्फेक्शंस होंगे। इसमें बिल्कुल भी इन पैथोजन से लड़ने की ताकत नहीं होगी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत अर्ली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लाइफ स्पैन विल बी वेरी वेरी शॉर्ट। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। एक और चीज समझिए, ये जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है, जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है, सो इसको दोबारा लिख लेते हैं, एससीआईडी। इसके अगर आप टाइप्स देखें तो कई तरह से होती है। एससीआईडी की अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 4-5 तरीके से एससीआईडी कॉज हो सकती है, जिसमें सबसे कॉमनली ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सो इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। आपने इन डिसऑर्डर्स के बारे में जेनेटिक्स में पढ़ा है, और आप ये समझ गए कि हम इस टाइप के एससीआईडी में जीन थेरेपी का ट्रायल नहीं करेंगे। किस में करेंगे? उन 15 से 20% या 25% केसेस में जिनमें एक एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से एससीआईडी होता है, और इस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमिनेस। एडिनोसिन डीएमिनेस, और इसको मैं एब्रीविएट करूंगा एडीए। इसकी डेफिशिएंसी से, प्लीज अंडरस्टैंड, इस एंजाइम से नहीं होता, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम होती है। और मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया कि लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, फंक्शनिंग के लिए ये एंजाइम सेंट्रल रोल प्ले करता होगा, अगर अदरवाइज ये कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी क्यों होती। सो इन पर्टिकुलर सेल्स के फंक्शनिंग के लिए ये पर्टिकुलर एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मुझे अब ये समझ में आ गया कि ये वो एक माइनॉरिटी और सेलेक्टेड केसेस हैं जिसके लिए हम जीन थेरेपी ट्रायल कर सकते हैं एडीए डेफिशिएंसी के लिए। सो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं।
पहले भी मैंने आपको यह बताया कि आपके पास मैजिक वांड नहीं है, आप हर काम कर दें ऐसा नहीं हो सकता रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। हर एक के आपके पास ऑप्शंस और भी अवेलेबल है, हमने बाकी एप्लीकेशंस में भी देखा, याद कीजिए बीटी कॉटन में भी मैंने आपको बताया, हमने देखा कि इंसुलिन के लिए भी हमारे पास पोर्साइन बोवाइन इंसुलिन था, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम थी। उससे बेहतर चीज क्या हो सकती थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसलिए हमने वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। सो यहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एडीए डेफिशिएंसी है, क्या जीन थेरेपी के अलावा भी इन पेशेंट्स की मदद की जा सकती है? सो एक चीज तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई कि सर ये तो बहुत आसान है कि ये डिजीज हो रही है एक एंजाइम की कमी की वजह से। सो आप बड़े आसानी से एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं। सो मान लीजिए डायबिटीज मेलाइटस में, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की कमी हो गई, सो ट्रीटमेंट बड़ा आसान है, इंसुलिन दे दीजिए। सो वही राशनल मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दीजिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, एससीआईडी ये जो एडीए डेफिशिएंसी है, इसके लिए जो पहला जीन थेरेपी ट्रायल है वो एक उस टाइम 4 साल की एक श्रीलंकन बच्ची, इसका नाम है असांथी, उनको दिया गया था यूएसए में। शी वॉज ए श्रीलंकन इमाइग्रेंट टू यूएसए। शी रिसीव्ड द फर्स्ट ट्रायल फॉर दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर और एडीए डेफिशिएंसी, और काफी मॉडरेटली सक्सेसफुल हुआ ये। सो इट वाज मॉडरेटली सक्सेसफुल। ये जीन थेरेपी इस अशांति में हमने क्या कहा, मॉडरेटली सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसके एवर लास्टिंग इफेक्ट नहीं आए, इसके इतने ज्यादा इफेक्ट्स नहीं आए कि ये कंटिन्यूड रहे ऑन इट्स ओन, और इनको भी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी पीरियोडिक इंजेक्शंस देने पड़े इस पर्टिकुलर एंजाइम के। तो मुझे उम्मीद है अब आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। दूसरा देखिए, सो एक मैंने ऑप्शन डिस्कस कर लिया, इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन मैंने समझ ली। दूसरा हम ये देखते हैं कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूं। क्यों एक्साइटेड हूं अभी आपको बताता हूं। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि बोन मैरो वो जगह है जहां पर हिमैटो या हीमोपोएसिस होता है। सो हिमैटो या हीमोपोएसिस होता है, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, जिसमें इरिथ्रोपोएसिस विल बी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सो आप जानते हैं कि सारे के सारे जो पेरिफेरल ब्लड में सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, और बोन मैरो में ये ही यहां पर हिमैटोपोएटिक, ध्यान दीजिएगा, हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल्स है। और आप जानते हैं कि ये जो स्टेम सेल्स हैं ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, और ये सारे के सारे पेरिफेरल ब्लड के सेल्स को बनाते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। उसकी वजह ये है कि मैं किसी हेल्दी जने का बोन मैरो अगर ट्रांसप्लांट करूं इस डिजीज पर्सन में, तो इसकी मदद कर सकता हूं। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो लिम्फोसाइट्स है उनका फंक्शन ठीक नहीं है। मुझे पता है हिमैटोपोएसिस कहां से होता है, बोन मैरो, तो क्यों ना एक हेल्दी बोन मैरो दे दूं। और एक्साइटमेंट की एक बात और है कि ये जो ट्रांसप्लांट होता है, जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक चीज से बहुत घबराते हैं, और वो है कि ये ग्राफ्ट कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। सो प्रॉब्लम क्या आती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन की आती है। और आप ये जानते हैं कि ये ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है, इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व है, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आप एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि ये जो बच्चा है जिसमें एससीआईडी एडीए डेफिशिएंसी है, इसमें कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगा। सो इसका मतलब ये जो ट्रांसप्लांट है ये बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सो दैट लुक्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आप मेरे से कहेंगे सर हम सेल को डाल रहे हैं, देखिए बोन मैरो में सेल्स होंगे, स्टेम सेल, उनके अंदर डीएनए होगा, क्या इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर माना जाए? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज नॉट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैं आपको समझा चुका हूं किसे कहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है। मैं जब ग्राफ्ट जो कर रहा हूं, जो टिश्यू ग्राफ्ट कर रहा हूं, जो ट्रांसप्लांट करके पहुंचा रहा हूं होस्ट में, उसके अंदर इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, उसके अंदर ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स हैं, और जिसके अंदर भेज रहा हूं उसके पास इम्यूनिटी नहीं है, उसके पास इनसे लड़ने की ताकत नहीं है। तो ये सेल होस्ट की बॉडी के साथ रिएक्ट करके नुकसान कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। सो ये एक प्रॉब्लम है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। लेकिन फॉर्चुनेटली जो नेशनल एरोनॉटिकल
स्पेस एजेंसी नासा, इसके साइंटिस्ट ने इसका तोड़ ढूंढ रखा है और अब हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो अगेन अ वेरी एक्साइटिंग ऑप्शन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब देखिए तीसरी चीज, अब देखिए कितनी देर चलता है, बार बार करना पड़ेगा, दैट इज वाई वी विल लुक फॉर जीन थेरेपी। तीसरा एक और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए तीसरा तरीका यह है कि एडीए डेफिशिएंसी की वजह से जो इम्यूनो डेफिशिएंसी या रिकरिंग इन्फेक्शन होंगे, अब इन्फेक्शन तब होगा जब इन्फेक्टिव एजेंट इस तक पहुंचेगा। क्यों ना इस बच्चे को जर्म फ्री एनवायरनमेंट में रखा जाए, इस बच्चे को जर्म फ्री एनवायरनमेंट में रखा जाए। सो हमने ये कहा कि रेज द चाइल्ड इन अ जर्म फ्री एनवायरनमेंट, रेज द चाइल्ड इन अ जर्म फ्री एनवायरनमेंट। अब आपको ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल चीज लग रही होगी कि सर आप ये क्या कह रहे हैं, कब तक रखेंगे? यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसकी प्रैक्टिकलिटी है कि नहीं है, पर मुझे ये बताइए ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो देखिए हम एक काम करते हैं। सो मैं एक इंटरनेट पर आपको एक चीज दिखाता हूं। सो लेट अस लुक एट दिस। तो जस्ट वेटिंग फॉर इट। एक चीज देखते हैं बड़े ध्यान से, डेविड बबल बॉय। सो डेविड बबल बॉय के बारे में अगर हम देखें, इसकी आप इमेजेस पे जाइए, आप जरूर देखिएगा इसको। लेट अस सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर इमेज। तो देखिए ये जो बच्चा है ये डेविड वेटर है और इसको देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसके चारों तरफ एक प्लास्टिक जैसी चीज का इन्होंने एक माइक्रोकॉस्म बनाया हुआ है। ये वो जर्म फ्री एनवायरनमेंट है जिसमें डेविड वेटर को कई साल तक साइंटिस्ट ने और इसके माँ बाप ने जिंदा रखा। सो इसकी स्टोरी जरूर पढ़िएगा, आप डेविड वेटर की स्टोरी जरूर पढ़िएगा। ये बहुत हार्ट रेंचिंग स्टोरी आपको मिलेगी। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। 11-12 साल बाद जब इसको इससे बाहर निकाला गया बबल से और इसकी मदर ने इसको पहली बार टच किया तो इसको ह्यूमन टच का आइडिया नहीं था। यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन। सो मैंने ये कहा कि इम्प्रैक्टिकली सही, बट देयर इज एन ऑप्शन अगेन। लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को सस्टेन करे। And hence the thinking of gene therapy. So अब मैं जीन थेरेपी तक अब पहुंचा हूं। अब मैंने आपको बताया कि सब में प्रॉब्लम क्या है। मैंने एज अ साइंटिस्ट हर चीज को रैशनली एनालाइज किया और अब मैंने ये नतीजा निकाला कि हमें जीन थेरेपी करनी चाहिए। हम अगर किसी जगह पर इसके बॉडी में एक नॉर्मल कॉपी ऑफ एडीए जीन पहुंचा पाए और ये एडीए एंजाइम खुद बनाना शुरू कर दे, देन दैट विल बी अ परमानेंट क्योर। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। सो अब हमें यह समझ में आ गया कि हमारा मकसद यह है कि हम नॉर्मल कॉपी ऑफ एडीए जीन पहुंचाना चाहते हैं, एडीए जीन पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए इसको पहुंचाएं कैसे। पहली तो चीज ये कि पहुंचाएं कैसे। मुझे क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए और इस वेक्टर को जिसको इस्तेमाल किया ये वेक्टर है रेट्रोवायरस। सो यहां से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी और मैं इसको आसान करने के लिए जो एक्चुअल प्रोसेस है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। जैसे पिक्चरों में लिखा आता है कि ये चीज सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन कहानी को देखते हुए थोड़ी सी नाटकीयता जोड़ दी गई है। कुछ इस तरह का काम मैं भी यहां करूंगा। एक्सक्यूज मी फॉर दीज लिबर्टीज दैट आई एम टेकिंग, पर मुझे उम्मीद है कि उस लिबर्टी की वजह से आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि ये करते कैसे हैं। अब देखिए रेट्रोवायरस के बारे में फिर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं एचआईवी के उसमें आपने एक डायग्राम देखा था। आपने ये कहा कि रेट्रोवायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और उसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स का नाम, एक का तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है आप जानते हैं, और दूसरे एंजाइम का नाम मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम है इंटीग्रेस। सो ये दो एंजाइम और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सो उस डायग्राम को याद करिए, इसने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंसर्ट किया इस एनिमल सेल में और ये एंजाइम्स जो कि मैंने कहा एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और दूसरा इंटीग्रेस इंसर्ट कर दिया। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की मदद से यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। याद कीजिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाकर के न्यूक्लियस में होस्ट के जीनोम से जुड़ जाएगा और उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होगा उसका नाम है इंटीग्रेस। सो नाउ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द जीनोम। आप समझ गए इस चीज को, वो डायग्राम आपको याद आ रहा है। अब यहां पर जो वायरल जीन है वो ट्रांसक्राइब होंगी, फिर ये आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा और इसमें जो वायरल जीन्स हैं वो प्रोटीन बनाएंगी और उन प्रोटीन से ये कैप्सिड बनेगा। ये प्रोटीन से क्या बनेगा, कैप्सिड, और लास्ट में फिर ये आरएनए इनके अंदर पैकेज होगा एंड दिस विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वायरियन। वायरस पार्टिकल को क्या कहते हैं, वायरियन, और फिर ये सेल
से बाहर निकल सकता है। सो हमें ये चीज़ याद आ गई कि किस तरह से रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल चलती है, और उसे अगर यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करना है तो अपनी लाइफ साइकिल में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना पड़ता है। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपकी एनसीईआरटी के बाहर है उसको समझिए। ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर लेट अस से ये वायरल जीन्स हैं। इन वायरल जीन्स में मैंने आपसे कहा कि एक जीन कैप्सिड के प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, दूसरी जीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तीसरी जीन ये जो इंटीग्रेस एंजाइम है इसको बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जब ये कैप्सिड के अंदर पैकेज होगा तो इसमें एक पैकेजिंग सीक्वेंस जरूर होनी चाहिए। सो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लिक एसिड, ओनली देन इट विल एंटर इनटू द कैप्सिड एंड विल गेट पैकेज्ड। तो बिना पैकेजिंग सीक्वेंस के ये इसके अंदर नहीं जाएगा और वायरियन नहीं बन सकेंगे। सो ये पैकेजिंग सीक्वेंस होने बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि एससीआईडी की जो जीन थेरेपी है उसके लिए रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं 2 रेट्रोवायरस इस्तेमाल कर रहा हूं। सो ये एक रेट्रोवायरस है, इसमें मैंने कहा कि ये पैकेजिंग सीक्वेंस है, ये वायरल जीन्स हैं, और एक और रेट्रोवायरस है जिसमें मैंने कहा कि ये पैकेजिंग सीक्वेंसेस हैं और वायरल जीन्स हैं। मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने क्या किया कि एक नॉर्मल आदमी के नॉर्मल सेल से जिसमें एडीए की जीन काम कर रही है, तो उसका सेल निकाला जिसमें एडीए की जीन काम कर रही है, और इसके साइटोप्लाज्म से मैंने मैसेंजर आरएनए निकाला। ये फाइनल मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट होगा और इस पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, और इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन कह सकता हूं। सो पहले तो ये समझ लीजिए, मैं इस कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन को अपने पेशेंट के सेल में पहुंचाऊंगा। ये मैंने कैसे बनाया, मैंने हेल्दी आदमी के सेल से मैसेंजर आरएनए लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन है। सो मेरे को इस जीन को पहुंचाना है। लेट अस से दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन दैट आई हैव आइसोलेटेड समहाउ, आई हैव गॉट फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं इनको मॉडिफाई करूंगा। मैंने पहले वाले को क्या किया, मैंने पहले वाले वायरस में क्या किया कि मैंने इसमें से पैकेजिंग सीक्वेंस हटा दी। तो मैं इसमें से पैकेजिंग सीक्वेंस को हटा रहा हूं आपके सामने। इधर देखिए, मैंने इसमें से पैकेजिंग सीक्वेंस हटा दी और मैंने यहां पर वायरल जीन्स छोड़ दी। सो लेट अस सेलेक्ट द पेन फर्स्ट, और मैंने ये वायरल जीन यहां पर छोड़ दी। ये मैंने एक वायरस को मॉडिफाई कर दिया। मैंने आपसे कहा कि आप 2 रेट्रोवायरस यूज करेंगे। इस दूसरे में आपने क्या किया कि पैकेजिंग सीक्वेंस के साथ में ये जो आपकी CADA जीन है इसको आपने ऐड कर दिया, जिसे आप पहुंचाना चाहते हैं। सो ये यहां पर पैकेजिंग सीक्वेंस है और यहां पर CADA जीन है। अब आपने इस पेशेंट का एक सेल लिया और उस सेल के अंदर किसी तरह से दोनों वायरसेस को भेज दिया। इस वायरस को आप हेल्पर वायरस कह सकते हैं। ये हेल्पर वायरस, इसके पास वायरल जीन है जो कि इस वायरस के कैप्सिड को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्योंकि यहां से हमने वायरल जीन निकाल दिए। सो इस हेल्पर वायरस की वजह से यहां पर अंदर जो है वो नए कैप्सिड बनेंगे। सो ये आपको समझ में आ गया, नए कैप्सिड बनेंगे। अब आप जानते हैं कि जब पैकेजिंग का टाइम आएगा, जब पैकेजिंग का टाइम आएगा तो ये वाला पैकेज नहीं हो पाएगा, ये पैकेज होगा इन कैप्सिड के अंदर, क्योंकि इसके पास पैकेजिंग सीक्वेंस है। सो हमने बड़ा क्लेवर एप्लीकेशन किया। तो हमने ये कहा कि इसके अंदर वो वाला डीएनए पैकेज हुआ जिसमें पैकेजिंग सीक्वेंस के साथ में CADA जीन थी। अब मेरे पास नए वायरियंस बन गए और ये नए वायरियंस कैरी कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री ADA जीन। मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब मैं इन वायरसेस को इस्तेमाल करूंगा किसी भी सेल के अंदर ये कॉम्प्लीमेंट्री ADA जीन पहुंचाने के लिए। अब मेरे पास सवाल अब ये आता है कि ये जो वायरियंस हैं, जो मैंने नए वायरियंस बनाए, और इन नए वायरियंस में जिनमें पैकेजिंग सीक्वेंस के साथ में मेरी कॉम्प्लीमेंट्री ADA जीन पड़ी हुई है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इसको कौन से सेल में पहुंचाएं। सो मान लीजिए मैं इससे इन्फेक्ट कराता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं अगर इससे इन्फेक्ट कराता हूं पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स को, बड़ा आसान काम होगा, लेकिन मैं पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स में इस काम को कराता हूं
इन सेल्स को मैं इस वायरियन या वायरस से क्या करता हूं, इन्फेक्ट कराता हूं, तो आपको पता है ये किस तरह जाकर के इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इस वायरस को करना आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी नहीं है और देयरफॉर दिस विल बी ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ये काफी कम टाइम तक रह पाएंगे और इसीलिए आपको रिपीटेडली इस काम को करना पड़ेगा, इस काम को आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा। और फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि ये तो फिर जीन थेरेपी करने का कोई एडवांटेज नहीं हुआ। सो क्या करें, क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि हमें एक परमानेंट क्योर मिले, सो आप क्या करना चाहेंगे? मैंने जो आपको हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बताए थे, आप इस आदमी में इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी जीरो नहीं है। सो एड्स वाले पेशेंट में भी ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी होती नहीं है, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है। सो आप इस आदमी इस पर्टिकुलर डिजीज्ड बच्चे के बोन मैरो से हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स निकालेंगे। सो मैं थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, बोन मैरो से आपने क्या निकाला? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट एग्जैक्टली आर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, और इनको इन्फेक्ट कराएंगे इस मॉडिफाइड रिट्रोवायरस से और इनके अंदर इंटीग्रेट कराएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन इन द होप दैट दिस मस्ट बी अ परमानेंट क्योर। आप इमीडिएटली इनको कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अभी तो हम इस तरह के सेल्स में करते हैं, आगे फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि हम इसकी प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम इस तरह की बीमारियों को बर्थ से पहले ही डायग्नोस कर सकते हैं। आपने एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग और बहुत तरह की चीजें पढ़ी हैं। अगर आप जानते हैं कि आपने पेडिग्री एनालिसिस से आपको ये सस्पेक्टेड था कि इसमें एससीआईडी हो सकता है, तो प्रीनेटल आपने डायग्नोसिस कर लिया। फ्यूचर में हो सकता है कि आप किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज के स्टेम सेल में आप इस चीज को कर सके। अभी नहीं, मैंने क्या कहा? फ्यूचर में। अभी आप किस में करेंगे? बोन मैरो के हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल में इस जीन की कॉपी को पहुंचा देंगे। अब देखिए, जीन थेरेपी में फाइनल बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है अब आपको जीन थेरेपी और खास तौर पे एडीए डेफिशिएंसी की जीन थेरेपी बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, होना यह है कि जिस भी सेल में आप कॉम्प्लीमेंट्री एडीएनए जीन पहुंचा रहे हैं, वो जाकर के इसके जीनोम के साथ में इंटीग्रेट होगा। सो ये जाकर के इंटीग्रेट होगा। अब देखिए, इस जगह पर ये इंटीग्रेट हुआ है। सो हो सकता है कि इस जगह पर जहां ये इंटीग्रेट हुआ, यहां पर कोई पहले से ही नॉर्मल फंक्शनल जीन हो और ये जाकर के बीच में घुस गया, तो उस जीन की डिसफंक्शन हो सकता है, उसका फंक्शन खराब हो सकता है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वायरस के साथ में कि ये रैंडमली कहीं भी इंटीग्रेट कर देगा जीनोम में, और उसकी वजह से कई बारी क्या होता है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग जीन होगी वहां पर, वो क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। तो फ्रांस में और यूएस में ये क्लिनिकल ट्रायल करीब करीब एक साथ शुरू हुए और फ्रांस के क्लिनिकल ट्रायल में कुछ बच्चों को ल्यूकीमिया हो गया। सो दैट मीन्स कोई ना कोई ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई। आप जानते हैं कैंसर इज एसेंशियली अ जेनेटिक डिजीज, और इसीलिए जीन थेरेपी ट्रायल को रोक दिया। सो जीन थेरेपी ट्रायल को रोक दिया क्योंकि अब ये चीज ठीक नहीं थी। ये खजूर क्या कहते हैं, आसमान से गिरा, खजूर में अटका, आपने एक चीज के लिए काम किया और कैंसर प्रोड्यूस हो गया। सो आप बच्चे का कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। सो इस तरह की चीज नहीं की जाती है साइंस में। रोक दिया, रिसर्च जारी की, कोई ऐसा वेक्टर ढूंढने की कोशिश की जो कि ये रैंडम काम ना करे और हार्मलेसली जीन को पहुंचा पाए। और मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, आपके इंटरेस्ट के लिए, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस, दैट इज प्रूविंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूज ऑफ जीन थेरेपी ट्रायल्स। और बहुत जगह पर ये जो जीन थेरेपी ट्रायल्स है नाउ आर कंटिन्यूइंग, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। मुझे उम्मीद है एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपने इसको समझने की कोशिश की होगी, इवन आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे आप कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं फ्यूचर के अंदर। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो